नमस्कार, मैं आस्था देव आपका मेरे चैनल कहीं अनकहीं में स्वागत करती हूँ। जो ये प्रोग्राम पहली बार देख रही हैं, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि कहीं अनकहीं एक पहल है। उन कहानियों को, उन विमेन लीडर्स को, उन नारियों की जीवन की सही कहानियों को सामने लाने का, जो जीवन में एक अनकन्वेंशनल पाथ को चुन रही हैं। कई बार हमारी सफलता के बारे में काफ़ी कुछ कहा जाता है, पर हमारे चैलेंजेस के बारे में नहीं। इसलिए कहीं अनकहीं उन सारे चैलेंजेस, उन सारी कहानियों को आप तक पहुँचाना चाहती है, ताकि आप अपने जीवन के किसी भी हिस्से में अगर कोई भी स्ट्रगल कर रहे हों, तो आप इंस्पायर हों। आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, आप इस पॉज़िटिविटी को रिसीव कर सकें। मैं इस श्रृंखला में आज दूसरे एपिसोड में स्वागत करना चाहती हूँ रंजीता दी का, जो मेरी स्कूल की सीनियर हैं, पर वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और ये मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैं इस अच्छे काम के बारे में न केवल उनसे बात करूं, पर इस बात को पूरी दुनिया के सामने लाऊं। तो रंजीता दी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल कहीं अनकहीं में। और जो रंजीता दी के बारे थैंक में यू। या जो रंजीता दी के बारे में नहीं नहीं जानते हैं, मैं एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन अपनी तरफ से दूँगी, फिर हम उनसे उनके बारे में सुनेंगे। रंजीता दी हरसिद्धि में रहती हैं, बिहार में। और वहाँ वो एक ऑर्गेनाइज़ेशन चला रही हैं जिसका मैं नाम बताना चाहूँगी। उसका नाम है सद्गुणालय। जिसका नाम इतना सुंदर हो, उसके पीछे विज़न कितना सुंदर होगा। तो वो अंडर प्रिविलेज बच्चों के पढ़ाई के लिए और उनको रीस्किल करने के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं। तो अब हम रंजीता दी से सुनेंगे कि वो क्या कर रही हैं और क्या करना चाहती हैं। पर उसके पहले रंजीता दी, हम आपके बचपन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। बिल्कुल प्रारंभ से प्रारंभ करेंगे और मुझे बताइए कैसा रहा आपका बचपन? सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर्स को सभी को नमस्कार करना चाहती हूँ। और जैसा कि आस्था ने बताया, ये मेरी छोटी बहन जैसी है और हम लोग स्कूल साथ में पढ़े हुए हैं। तो बचपन तो मेरा बेतिया में ही गुजरा। मेरा जन्म वहीं बेतिया में हुआ, जो पश्चिम चंपारण बिहार में है। और बचपन जैसे कि हमारी जॉइंट फैमिली रही है, तो बहुत सारे लोगों, दादा दादी, चाचा चाची, पेरेंट्स, भाई बहन, कजिन्स, इन सब के बीच में रहकर पली बड़ी हूँ। तो बहुत सारी चीजों को, वो जो हमारा पहला स्कूल कहते हैं परिवार है, तो वहां से सीखना, देखना, समझना शुरू किया। और उसके बाद स्कूल्स भी वहीं से बेतिया के ही सेंट तेरेसा से हम लोग पढ़े हुए हैं। और तो वहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने स्कूल से भी सीखा। तो मुझे लगता है किसी के भी लाइफ में फैमिली और स्कूल, इन दोनों का बहुत गहरा इम्पैक्ट रहता है, जो लाइफ लॉन्ग उनके साथ कैरी होता है। तो मैं बहुत खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ये दोनों चीज़ें मैंने बहुत अच्छी जगह रह करके जिया है। और बचपन में क्या था, बस खेलो और पढ़ाई करो। तो इन्हीं दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते गई। और शायद इसी वजह से कहते हैं कि बचपन ही पूरे लाइफ जर्नी का बेस्ट गोल्डन पार्ट होता है। तो एंजॉय किया काफी मैंने उस चीज को। और हमारा फाउंडेशन ईयर एक ऐसे स्कूल में गुजरा है, हम दोनों का ही, संत तेरेसा। जो मैं जिस भी उस स्कूल की लड़की से जीवन के जिस भी हिस्से में या दुनिया के किसी भी कोने में मिलूं, वो एक फियर्सनेस, वो एक एम्बिशन, वो होता ही होता है। मतलब वो हमारे स्कूल हमारे अंदर एक बीज जैसे डाल दिया जाता है, वैसा होता है। तो पढ़ाई का तो मैं समझ सकती हूँ। अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, जैसे फैमिली और कैसे? फैमिली में जैसे कि मैंने बताया कि ये जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। तो फादर, मदर और मेरे दो बड़े भाई हैं। उसके बाद मैं और एक छोटी बहन है। तो वहाँ पे ऐसे मम्मी बताती हैं कि दो बेटे थे, तो उनकी बहुत इच्छा थी कि एक बेटी हो। तो उन्होंने जैसे मुझे मांगा हो इस तरीके से। तो थोड़ी शरारती और बहुत लाडली भी रही घर की। और अभी भी हूँ। जब भी मिलो तो सबसे वही व्यवहार हम लोग का बहुत अच्छा, मतलब एक हाँ। जो हम लोग इंडियन कल्चर में संयुक्त परिवार का देखते हैं, सुनते हैं, तो वो चीज मुझे उस बीच में रहने का सौभाग्य मिला। और ऐसे ही और फादर,
बच्चों के बारे में और अच्छा फादर के बारे में प्लीज बताइए। ये मतलब ये हमारा जैसे कि मायका का पार्ट हो गया, और उसके बाद हमारी शादी के बाद मैं हरसिद्धि में आ गई। हरसिद्धि में मिस्टर राकेश गुप्ता जो कि मेरे हस्बैंड हैं, उनसे मेरी शादी हुई, और वो भी बहुत सपोर्टिव हैं। मतलब मैं बहुत केयरिंग, एज अ सन, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, तीनों पार्ट वो अपना बहुत अच्छे से, बहुत मैच्योरली, समझदारी से इसको चला कर रहे हैं। और मेरे लिए भी हमेशा ही बहुत सपोर्टिव रहे हैं। कोई भी छोटी से छोटी चीज हम लोग शेयर करते हैं तो उसमें गाइड करना, बताना क्या सही है गलत है उस चीज को लेके, तो वो भी मेरे लिए बहुत प्लस हो जाता है ना, कि आपका लाइफ पार्टनर आपका समझ रहा है। गाइड गाइड भी है, या मतलब दोनों हम लोग बहुत, मतलब अच्छा लगता है वो चीज भी। आपने और फिर फादर इन लॉ है, जी तो वो भी सोशली बहुत एक्टिव है, पॉलिटिकल पॉलिटिकल लाइफ भी उनकी बहुत अच्छी है, और एज अ ह्यूमन बीइंग भी वो बहुत मतलब अच्छे हैं। तो वो बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, तो अरे, उसमें मैं भी हूँ एक जिसके लिए वो इंस्पिरेशन है। तो ये चीजें मुझे फैमिली में ही बहुत सारी चीजें इकट्ठे मिल गई। माँ है, सासू माँ, तो वो भी बहुत सपोर्टिव हैं। बच्चे हैं, 2 बच्चे बेटे हैं मेरे, तो दोनों अभी बोर्डिंग से पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो भी काफी, जब भी वेकेशंस में आते हैं तो मैं जो काम कर रही हूँ उसमें उनका भी सहयोग रहता है, मिलता है। जैसे वो भी साथ में कई बार पढ़ाते हैं, या कुछ चीजें अरेंज कर दिया बच्चों के लिए। तो ये चीजें अभी से उनमें भी आ रही है कि हाँ, हमें कुछ कुछ करते रहना चाहिए राइट दूसरों को के लिए गिरफ्तार भी। करना है। रंजिता दी, आपने जब मेरी आपसे बात हुई थी पहली, तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी पौधे वाली। मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को वो बात जरूर बताएं, क्योंकि वो बात मेरे दिल को बहुत छू गई थी। तो वो आप परिवार के बारे में आपने कुछ बताया था मुझे, आपको याद है? हाँ बिल्कुल, वो मैंने मतलब जो फील किया था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था आस्था। और ये है कि जैसे मायका और ससुराल के बीच में एक लड़की बड़ी होती है, उसकी लाइफ जर्नी जाती है। तो जैसे मायका में हम एक बीज की तरह होते हैं, एक बेटी या लड़की एक बीज की तरह है, जिसके अंदर स्कूलिंग, घर का सारी चीजें मिलकर उसके अंदर संस्कार हो या एजुकेशन हो या कुछ क्वालिटी गुण, ये सब भर दिया जाता है। लेकिन वो फिर ससुराल आकर के वो बीज तब तक अंकुरित नहीं होता है या फलता फूलता नहीं है, जब तक थोड़ी धूप, हवा, पानी न मिले। और ये धूप, हवा, पानी मिलता है ससुराल में, मतलब मेरा ये मानना है। और अगर वहां पे पेरेंट्स, हस्बैंड अगर सपोर्टिव है, आपको मतलब जो आपका चाहिए है उसमें हमेशा आपके साथ खड़े हैं, आप जो कर रहे हो उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो कोई भी लड़की, मुझे लगता है हर कोई किसी ना किसी चीज में तो अच्छा अच्छा होता चाहिए। ही है, उसको पॉलिश करने की जरूरत होती है। तो ये जब धूप, पानी, सपोर्ट जो कह ले हम, लाइफ सपोर्ट मिल जाता है, तो वो बीज अंकुरित होता है, बड़ा होता है, खिलता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है हर ससुराल से या हर इन लॉज पेरेंट्स से, कि अपने घर में वो खाद, पानी, धूप देते रहें, और देखिए आपके घर भी मतलब अच्छा, मतलब माहौल होगा। हर बेटी, हर बहू हर जगह ग्रो करने का एक चांस उन्हें मिलेगा। तो ये हमारे समाज के लिए भी बहुत अच्छा होगा। दैट्स वेरी इंस्पिरेशनल, बहुत बहुत प्रेरणादायक है ये। रंजिता दी, आपसे बात हुई थी, तो अब आप अपने काम के बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं। काम जैसे मैं, फैमिली की जिम्मेदारी तो हर किसी पे रहती है, तो उस वो सबको करते हुए लगता है कि कुछ और भी होना चाहिए लाइफ में। मतलब सिर्फ अपने और अपनों के लिए तो हर कोई जीते हैं, लेकिन उससे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ करके हमें अपने समाज, सोसाइटी में जो चीजें हैं, जो कमी है, उसे अपनी तरफ से कोशिश जरूर करनी चाहिए कि हम उसको थोड़ा अच्छा, बेहतर बना सकें। तो मैंने भी अपने आसपास देखा बच्चों को, तो जो अनप्रिविलेज्ड हैं, जो थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं, ऐसे कई सारे बच्चे हैं यहाँ पे, जो ट्यूशन के लिए फीस वगैरह भी नहीं है और गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई पे ही पूरी तरह डिपेंडेंट है। तो मैंने उनका एजुकेशन चेक किया, कभी ऐसे मिलने से स्टाफ के बच्चे हैं, तो मुझे लगा कि इन्हें जरूरत है, लेकिन इन्हें वो मिल नहीं पा रहा है। अगर कोई कहीं से मिले तो शायद ये लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। तो इसी सोच के साथ मैंने ये शुरू किया, इन लोगों को पढ़ाने का काम, बेसिक एजुकेशन देना।
और साथ में जो उनके पास बुक्स, पेंसिल, स्टेशनरी प्रोवाइड कराना। तो ऐसे ही शुरू किया। 8-10 बच्चे थे शुरू में, फिर धीरे धीरे आसपास लोगों को जानकारी हुई, बच्चे जुड़ते गए, काफिला बढ़ता गया और आज के डेट में 100+ स्टूडेंट्स, बच्चे आते हैं हमारे पास। वाह। तो अच्छा लगता है उनके साथ ये टाइम गुजारना। 2-3 घंटे मैं दिन का उनके साथ बिताती हूँ। और हमने मतलब जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है तो टीचर्स भी रख रखा है। और इसके साथ साथ मैं मधुबनी आर्ट फॉर्म मैंने सीखा है। हाँ। और सीखने का पर्पस भी यही था कि यहाँ की जो लेडीज हैं, औरतें हैं, या जो भी इच्छुक हैं पेंटिंग सीखने का, उनको सिखाकर उनके लिए एक रोजगार उपलब्ध करा पाऊँ। तो इधर लॉकडाउन के पीरियड में मैंने कुछ दिनों ऑनलाइन क्लासेस दिया यहाँ, हाँ। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग इच्छुक हैं तो वो मोतिहारी बेतिया सराउंडिंग्स के कुछ लोगों का एक ग्रुप बना करके और उन्हें क्लासेस वीडियोस शेयर वाह। करके उन्हें सिखाना शुरू किया था। और फिर यहाँ लोकल में जब थोड़ा रिलीज हुआ, लॉकडाउन कम हुआ, तो बच्चियों को बुला करके सिखाया। और मास्क स्टिच करवा करके, वो भी बता के स्टिच करवा करके, और उस पे पेंटिंग करके हम लोगों ने सेल भी किया। तो इससे उनके पास इस लॉकडाउन के पीरियड में, स्पेशली जब वो बहुत मतलब कुछ और काम सब बंद था, उस टाइम पे उनके लिए एक अर्निंग का स्रोत रहा ये मास्क पेंटिंग, और उसको सेल करके उनके लिए प्रोवाइड करा। और इसके अलावा मैं, ये तो पर्सनल लेवल पे मैं करती हूँ, इसके अलावा मैं एक इनर व्हील क्लब मोतिहारी लेक टाउन से जुड़ी हुई हूँ, जो रोटरी का लेडीज विंग है। तो इसके माध्यम से भी हम कई सारे सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे वहाँ पे वुमेन, ओल्ड एज पीपल और बच्चों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, या अवेयरनेस भी मुझे लगता है एक बड़ी चीज है। जानकारी नहीं होने से भी बहुत लोग बहुत गलत चीजें अनजाने में कर बैठते हैं। तो एक हेल्थ अवेयरनेस, साफ सफाई कैसे रखना, हम लोग गांव में जाते हैं, लेडीज का एक टीम है, तो उसके साथ भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हमारे चलते रहते हैं। मैं तो सबको ऐसे ही सुनने चल रहा वालों को बताना चाहूंगी कि हरसिद्धि एक बहुत छोटी जगह है। और अक्सर मैं लोगों को ये कहते सुनती हूँ कि हम छोटी जगहों पर बहुत कुछ नहीं कर सकते। हम छोटे शहर में हैं इसलिए हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, या फिर हम अपनी जगहों के लिए, अपनी परिस्थितियों को कभी-कभी अपनी ड्रीम्स को अचीव न करने का कारण बना देते हैं। पर ऐसी बात नहीं है। रंजीता दी, आपने हर वो चीज़ की है जो करने के लिए बहुत सारे लोग एस्पायर तो करते हैं, पर सिचुएशन को ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं। पर मैं ये पूछना चाहूँगी कि इतने सारे अच्छे काम आप करती हैं, जैसा कि मैं भी जानती हूँ और हम सब जानते हैं कि इंसान अक्सर अपने डे टू डे लाइफ़ में कुछ ऐसा स्टक हो जाता है कि उसको टाइम नहीं मिल पाता या उसके पास एक्सक्यूज़ेज़ रहते हैं। तो वो यूरेका मोमेंट कौन-सा था जब आपको ये आइडिया आया कि आपको उन अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को सिखाना है? मतलब एक कोई ऐसा मोमेंट था या फिर ये ऐसे ही इवेंचुअली होता चला गया? मूवमेंट था, बिल्कुल सोच में आता ही था कि कुछ करना चाहिए। एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि सोशल वर्क पार्ट ऑफ लाइफ रहा है, तो वो देख देख करके एक माइंड में, जैसा मैंने अभी अभी भी बताया, कि एक माइंडसेट रहा था कि अपने साथ साथ आसपास के लिए भी कुछ करना है। लेकिन क्या करना है ये समझते समझते एक लगता था अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ होना चाहिए, कि कुछ अपना भी भागीदारी होना चाहिए। हम, हमारा देश हमें इतना कुछ दे रहा है, तो हमें भी इन रिटर्न कुछ अपना एफर्ट लगाना चाहिए। लेकिन एक बीइंग अ हाउसवाइफ, ये समझ नहीं आता था कि हम क्या कर सकते हैं। तो फिर यही लगा कि किसी भी देश का भविष्य अगर बच्चे होते हैं तो क्यों ना एक छोटी सी शुरुआत यहीं से की जाए। इसी सोच के साथ मैंने बच्चों पे ध्यान मतलब अपना केंद्रित किया, और उनके लिए छोटी छोटी चीजें करते करते, और मतलब शुरुआत से ऐसा नहीं था कि इतना कुछ होगा, बट मुझे लगा कि कोई भी काम है एक बार शुरू करके देखते हैं, आगे जैसे जैसे होगा उसको फॉलो करते जाएंगे। तो मीन्स ईश्वर का मोर और आशीर्वाद लेस उन्होंने। गो विद द फ्लो सॉर्ट ऑफ। मुझे आपकी कहानी कब टच कर गई थी, मैं यहाँ व्यूअर्स को बताना चाहूंगी। रंजीता दी ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने 2 फोटोज शेयर किए थे, एक ही बच्ची के, जो लॉकडाउन के पहले उनके पास पढ़ रही थी और लॉकडाउन के कारण वो घर के कुछ कारणवश वो रोड पर बैठ के कुछ बेच रही थी। एंड दोनों पिक्चर्स में इतना अंतर था
और वो अंतर रंजीता दी के कार्य का किया हुआ है। जो वो काम करती हैं, उससे उस लड़की के, उस बच्ची के जीवन में जो अंतर आ रहा था, वो उन 2 फ़ोटोज़ में रिफ्लेक्ट हो रहा था। तभी मुझे ये ख़्याल आया कि मैं आपकी कहानी को लोगों के सामने लेकर आऊँ। अभी जैसे आप ये काम कर रही हैं, तो परिवार की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, रोल्स होते हैं, कई बार फंक्शंस, फेस्टिवल्स ये सब होते हैं। तो इन सब के बीच और आप चूँकि बहुत सारी और जैसे इनर व्हील आपने बात की और सब संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं, तो एक बैलेंस कैसे क्रिएट करती हैं? क्योंकि वुमेन के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है ये बैलेंस, कैसे क्रिएट करती हैं? बैलेंस सही बोल रहे हो आप, बहुत ज़रूरी है लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए। तो मुझे लगता है जैसे समय कैसे निकालते हैं हम, तो एज अ हाउसवाइफ हम लोगों के पास दोपहर का मतलब एक सिंपल हाउसवाइफ के लिए आप देखोगे तो दोपहर का समय तो अपने लिए बचता है। उसमें हम या तो टीवी देखें, बुक्स पढ़ें या अपना हॉबी की चीजें करें। तो मैंने सोचा कि मैं इसी टाइम स्लॉट में ये चीज मतलब शुरू करती हूँ। तो जब करना शुरू किया तो फैमिली सपोर्ट भी बहुत रहा कि हाँ मतलब अप्रिसिएशन मिला आसपास से कि अच्छा कर रहे हो। तो फिर और लगता है ना, कुछ अप्रिसिएशन मिले तो थोड़ा और एफर्ट लगाओ, मतलब खुद में अच्छा फील हो तो आप और अच्छा कर सकते हो। तो फिर जब बच्चे कम थे तो मैं अकेली ही मैनेज करती थी। फिर 25 अराउंड हुए तो प्लस हो गए जब, तो लगा कि फिर मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी कि सबको टाइम प्रॉपर नहीं दे पाऊंगी, तो मैंने एक टीचर रखा। फिर और बढ़े, फिर एक और टीचर, आज के डेट में हमारे 3 टीचर मैंने रखा हुआ है जो सपोर्ट के लिए है, और मैं हूँ। तो अब ये है कि कभी मुझे बाहर भी जाना रहता है तो भी क्लासेस बंद नहीं होता है। अदरवाइज पहले था किसी भी इशू से या फेस्टिवल जैसे आपने कहा तो या बाहर जाना हो तो क्लास बंद करना पड़ता था, क्योंकि मैं हूँ नहीं तो हो नहीं सकता। लेकिन अब वैसी बात नहीं है, अब टीचर्स हैं, मैं तो रहती हूँ तो हूँ ही, नहीं भी हूँ तो भी मैं वो फोन के थ्रू गाइड करते रहती हूँ। और घर की बात है तो बाकी टाइम घर पे है और घर में भी सपोर्टिंग स्टाफ है तो वो बैलेंस हो जाता है। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, घर का अगर सपोर्ट है तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपको घर से मिलती है, और उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं बच्चों के पास जा करके उनके पढ़ाना, उनके साथ कुछ सेलिब्रेट करना, फिजिकल एजुकेशन देना, या बहुत सारी चीजें, मॉरल क्लासेस हम लोग स्टोरी के थ्रू देते हैं। तो वो एनर्जी वहां जाके खर्च करती हूँ और उनके पास से जो पॉजिटिव एनर्जी गेन करती हूँ वो फिर घर में आकर के बैलेंस, यही बैलेंस चलता रहता है मेरे ख्याल बचपन में से। सा बचपन में साइंस में पढ़ा था, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं जाती, एनर्जी नेवर डाइज। तो उसको आप बहुत सही से यूज कर रही हैं, बहुत अच्छे से बैलेंस कर रही हैं, और एट द एंड ऑफ डे हम ये बहुत सारे लोगों के लिए सीखने की चीज है कि हम अक्सर स्ट्रगल करते रहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, पर जब हम अपने काम को सेग्रीगेट करते हैं, हम सही लोगों पर वो काम डाल देते हैं और अच्छे से मैनेज करते हैं, तो चीज़ें स्मूथली एग्ज़ीक्यूट भी होती हैं और आसान भी होता है करना। और इससे ये लॉन्ग रन के लिए ज़रूरी भी है एक तरह से। तो ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कितने अच्छे से इस चीज़ को मैनेज कर रही हैं। अभी मैं ये जानना चाहूँगी, आपने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया। बहुत अच्छा काम शुरू किया, पर क्या मुश्किलें कुछ आईं? जैसे सोशल प्रेशर कि क्यों कर रही हो, या लोग बच्चों को नहीं भेजना चाह, ऐसा कुछ हुआ या स्मूथली हो गया? क्योंकि बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी, तो सोसाइटी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया इसको लेकर? हाँ, इस मामले में मैं बहुत लकी रही हूँ क्योंकि बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। और मुझे याद है जब मैं बैठकर पढ़ाती रहती थी घर के ही बाहर, मतलब बारांदे में, तो जो भी आते थे, अगर कोई घर आ रहा है तो वो देख करके बहुत खुश होता था, और उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, शिक्षा दान महादान। तो एक्चुअली उनके लिए था कि लोग बहुत सारा रुपया अनाज दान करते हैं और आप शिक्षा दान कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो उनका बड़ों का आशीर्वाद भी मुझे साथ में मिलता रहा। तो ये बहुत अच्छा रहा, नेगेटिव तो इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं लगा। और मैंने जैसे आपने भी बताया, आप जान रहे हो कि छोटी सी जगह में हूँ, तो यहाँ वैसे लोग बहुत हैं जिन्हें जरूरत है, वाकई जरूरत है इस तरह की चीजों का। तो बच्चे भी संख्या अब बढ़ गया तो इट मीन्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पेरेंट्स आते हैं, वो पूछ के जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, कुछ नहीं मैम, ये बस बैठे रहेंगे और देख के सुन के सीखेंगे, इस तरीके की बातें भी होती है। तो वाह! मैंने कहा चलो ठीक है, तो अब टीचर्स भी हैं तो क्लासेस वैसे अकॉर्डिंगली बना रखा है।
तो मेरे आप हिसाब से मुश्किल तो कुछ नहीं ही लगा, कुछ भी नहीं, सब अच्छे से चल रहा है। आपने ये भी बताया था कि काफ़ी लोग अब वॉलंटियर करने के लिए भी आपसे पूछ रहे हैं, आस-पास के जो हाँ, हैं। ये यही वही द मैं बोल, सोसाइटी से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, अप्रिशिएट करते हो, और मुझे ही नहीं मतलब फैमिली मेंबर्स भी कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ बहुत प्राउड फील होता है, या मेरे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स भी जो हैं उनका भी मैसेज और कॉल रहता है कि आप अच्छा कर रहे हो, वाव! करते रहो, हम भी कुछ सपोर्ट चाहिए है तो बताना, मैं करूंगा या करूंगी, इस तरह की बातें भी हैं। नहीं, और जब कुछ लेडीज हैं जिन्होंने बोला है कि मैं भी आकर के पढ़ाना चाहती हूँ। मैंने वाव! कहा ऑलवेज बात है, अगर हो रही है तो इट्स गुड ना। वेरी गुड, वेरी गुड। ये मतलब ये बोथ वे रास्ता है। जब आप देते हैं, तो आप पाते भी हैं। सो इट्स इट्स वेरी गुड कि आप इस तरह से एक मतलब ये एक ऐसी शुरुआत है, जिधर से सबके लिए कुछ ना कुछ गेन है और स्पेशली उन बच्चों के लिए, जिनके पास आर्थिक सहूलियतें नहीं हैं, उनके लिए तो ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है। पर आगे के लिए कुछ प्लान्स हैं मतलब इसको कुछ बड़ा करना चाहती हैं या अभी मतलब जहाँ है उसके अलावा कुछ करना चाहती हैं? जैसे अभी तो आपने काफ़ी कुछ बताया मुझे, जैसे पढ़ाई के अलावा आप मधुबनी का भी कुछ कर रही हैं। और भी क्या कुछ प्लान्स हैं? प्लान्स इसको तो कंटिन्यू करना ही है, मतलब क्योंकि बहुत अच्छी चीज शुरू कर ली हूँ और रिस्पांस अच्छा है, और काम भी अच्छा है, एक सुकून मिलता है मन को करने, मतलब ये बच्चों को देखकर उनका, और उनमें चेंजेस भी आते हैं, वो जिस तरीके से आते हैं, और 10-15 दिन बाद यहाँ जो उनका बैठने का बात करने का तरीका है, तो वो सब देख करके बहुत अच्छा सुकून मिलता है। तो ये तो कंटिन्यू करना ही है, और इसके साथ साथ मधुबनी के लिए भी मेरा एम यही है कि यहाँ की महिलाओं को, और महिला ही क्यों, जो भी आर्ट में इंटरेस्टेड है, आर्ट फॉर्म में, उनको सिखा कर एक रोजगार उपलब्ध कराऊं। तो ये एक मधुबनी एक माध्यम है जिसके, जो मैं अभी सोच रही हूँ कि उस, और सोच कह रही हूँ, शुरू किया है, देख वो कहाँ तक सक्सेसफुल होता है ये तो टाइम पे डिपेंड करता है। और इसी तरह की कुछ चीजें जो यहाँ के लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, वैसा डेफिनिटली। कुछ करना चाहिए। फिलहाल मधुबनी पे कंसंट्रेट कर रही हूँ, और ये क्लासेस तो चल रहे हैं, नहीं, आगे डेफिनिटली। देख नहीं, ऐसा बहुत लगता है। बढ़िया है। जो हो रहा है वो तो बहुत अच्छा चल रहा है और आगे अभी इस पूरे प्रोग्राम के मेन गोल पे आते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहती हैं आज की औरतों को जो मतलब प्रोबेबली कहीं कंप्यूटर पे या मोबाइल पे ये वीडियो देखेगी, आपकी कहानी से इंस्पायर होएगी या फिर कोई उसका बचपन का ऐसा सपना होगा कि वो सोसाइटी को गिव बैक करे, पर वो नहीं कर पा रही होगी। तो वैसी या फिर कोई भी अपने जीवन में किसी भी पोजीशन पे हो या किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपका वो कौन-सा मैसेज होगा जो आप उन सारी औरतों तक पहुँचाना चाहेंगी? मेरा मैसेज इसमें यही है कि जो भी औरतें हैं, चाहे जिस पोजीशन पे हो, मतलब उन्हें खुद, जैसे एज अगर हम फैमिली में हैं तो हमारा एम होता है हम हर किसी के लिए सारी चीजें रेडी करें, प्रोवाइड करें, हस्बैंड हो, पेरेंट्स हो, बच्चे हो, सब मतलब करें, और हम अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं कि चलो हम लास्ट में खुद के लिए कर लेंगे, या नहीं भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन मुझे लगता है सबका करना जरूरी है, आप बेशक करिए, वो आपकी हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन खुद को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, खुद को भी खुश रखने के लिए जो चीजें आपको पसंद है वो भी करना चाहिए, बिकॉज जब तक हमारे अंदर खुशी नहीं होगी, हम वो खुशी आसपास कैसे बिखेरेंगे ना, जो चीज हमारे पास है नहीं वो हम कैसे फ्लोट कर सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। दे सकते तो हैं। इसलिए खुद को भी जो अच्छा लगे, अगर आपको मन है एक कप मुझे अदरक वाली चाय पसंद है, तो जरूर आप एक बार खुद के लिए अपने टेस्ट का चाय बना के पियो ना। मतलब वो ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है, बिकॉज अंदर से अगर आप खुश रहोगे तो आप, आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, किसी में बहुत, वो खुद से कुछ रुक जा रहा है। आप सुन पा रहे हो, अभी सुन सुन पा पा रही रहे हो मुझे? हूँ। अभी सुन पा रही हूँ। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। मैं एडिट कर लूँगी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। तो मेरा कहना, नहीं रंजीता दी फिर से रुक गया।
हम एक सामाजिक प्राणी है मनुष्य, तो हमें अपने फैमिली, अपने आसपास, अपने देश, अपने आसपास का नेचर जो है, प्रकृति, उन सब का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। हमें जो चीजें मिलती हैं इन रिटर्न हमें वो कहीं ना कहीं किसी रूप में वापस भी करना चाहिए। तो आप अपने लाइफ में जिस फील्ड में आप एक्टिव हैं, स्ट्रांग हैं, उस फील्ड में आप आगे बढ़िए, अपने आप को खुश रखते हुए। और इसके साथ साथ अगर आप जब आप अचीव कर जाते हो या बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उसके साथ साथ समाज के प्रति भी हमारी जो जिम्मेवारी है उस तरफ भी ध्यान जरूर देना चाहिए। उसको भी अपने लाइफस्टाइल में शामिल करना चाहिए किसी भी तरीके से। हाँ, एक वर्ड मैं यूज करूंगी, एक हेल्पिंग हैंड बनना चाहिए। मुझे लगता है कि आज मैं यहाँ मतलब कर पा रही हूँ, हेल्पिंग हैंड हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कभी कहीं किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है मैं कभी किसी ट्रेवलिंग जर्नी में हूँ, वहां कहीं फंस गई, हो सकता है एक गिलास पानी के लिए ही या एक प्लेट खाने के लिए ही मेरी जरूरत हो, उस समय वही मेरी जरूरत हो। समय और सिचुएशन कोई नहीं जानता है, तो उस समय मुझे भी एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है आप कहीं हेल्पिंग हैंड बनो तो इन रिटर्न आपको, मुझे या मेरे बच्चे हैं वो कहीं है, या फैमिली है, या कोई भी अपना है अगर कहीं है, उसे भी इन रिटर्न अगर हेल्पिंग हैंड मिलता है तो हमें भी वो हेल्पिंग हैंड बने रहना चाहिए दूसरों के लिए। That's so true. मुझे ऐसा लगता है और ये ये होता ये भी है। एक ये एकदम सही बात है कि लाइफ में जैसे हमने अभी एनर्जी के बारे में बात की कि वी जो एनर्जी है वो कभी मरती नहीं है, वो हमेशा रहती है, वो फॉर्म चेंज करती है। वैसे ही शायद हमारे किए हुए अच्छे कर्म हैं जो कभी खत्म नहीं होते, वो हमारे पास वापस आते हैं किसी न किसी अलग फॉर्म में। और जिस तरह से आप समाज की ओर अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, बच्चों के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों के जीवन में एक डिफरेंस ला रही हैं, ये बहुत ही तारीफ के काबिल है। और आप बहुत सारी ऐसी लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं जो ये सोचते हैं कि अ, हमारी लिमिटेशंस हमें हमारे सपनों को या दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने से रोक रही हैं। आप ये एग्जाम्पल है कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो मैं आशा करती हूँ कि आप जीवन में ऐसे ही अच्छे काम करते रहें और लोग आपको आपके अच्छे कामों के लिए हमेशा एप्रिशिएट करते रहें। मेरे चैनल कहीं अनकहीं पर आने के लिए और बहुत सारी कहीं अनकहीं बातें बताने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया रंजीता दी। और मैं आशा करती हूँ कि सद्गुणालय ऐसे ही अच्छे गुण पूरे समाज में बिखेरता रहेगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार।